गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को कहेंगे हम वेलकम वेलकम वेलकम। आज राइजिंग पाकिस्तान में एक ऐसी मेहमान आ रही हैं कि जिनके बाद आप कहेंगे एक मिनट ठहरो भाई, आज ज़रा दफ्तर से थोड़ी सी देर भी हो जाए, अगर आप सुबह लाइव में देख रहे हैं, या आप कहेंगे कि अच्छा वो ज़रा मतलब चाय वाय अगर रह भी जाए, इनकी बातें हमने ज़रूर सुननी है। ख़ास तौर पे मेरी जनरेशन के लोग जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर न्यूज़ कास्टर्स के फ़ैन हुआ करते थे, उनको फॉलो किया करते थे, उनका अंदाज़, उनका लहजा, उनका तलफ़ुज़, उनका ड्रेसअप होने का अंदाज़। और एक तो ऐसी हमारी न्यूज़ एंकर थी कि जिनका जो पेन हुआ करता था वो भी उनके कपड़ों के साथ मैच हुआ करता था, है ना जी। और उनकी लौंग का लश्कारा भी। अच्छा भाई, आज मजे की बात है कि कोई भी टेली लाइट नहीं जल रही, इसलिए हर कैमरामैन अपना हाथ खड़ा करे जिस पे मैं कट हूं। कौन हाथ खड़ा करेगा? वेरी गुड जी, कैमरा 2 पे हम आ गए। तो जनाब, उनकी लौंग का लश्कारा बड़ा पॉपुलर हुआ करता था। अब आप समझ ही गए होंगे कि आज राइजिंग पाकिस्तान की रौनक बढ़ाने जा रही हैं इशरत साकिब साहिबा, जिनको इशरत फातिमा के नाम से उनकी शादी से पहले हम जाना करते थे। और फिर इशरत जो है, उन्होंने कई साल रेडियो पाकिस्तान पे और पाकिस्तान टेलीविज़न यानी कि पीटीवी पे न्यूज़ कास्टिंग, न्यूज़ एंकरिंग की। अब नज़र नहीं आती। और उनके फैंस इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उनके लिए सवाल भेजने के लिए। और हमारा जो इंस्टाग्राम है उसका हैंडल भी उस्मान मेरे कॉलीग अभी आपकी स्क्रीन पे आवेज़ा किए देते हैं। आप हमें मैसेज कीजिए अपने नाम और जगह के नाम के साथ, और इशरत साकिब यानी इशरत फातिमा के लिए अपने सवाल भेजें। 030889369949 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और राइजिंग पाकिस्तान _ PTV होम हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, जिसे कहते हैं ना कि ज़ारो कतार सवाल आने चाहिए सवालों की बौछार हो जानी चाहिए, और होगी भी, इसलिए कि ये वो शख्सियात हैं, ये वो लोग हैं कि जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे जवानी, हमारी बचपन की यादों का ये हिस्सा है। हम अब जब मुड़ के देखते हैं तो ये जो दरसगाहें हैं, जिसका नाम है रेडियो पाकिस्तान, जिसका नाम है PTV, इनसे हमने क्या कहना है, किस अंदाज में कहना है, वो सीखा। और इशरत साहिबा डेफिनेटली उन मेंटोर्स में से है। इसके अलावा क्या है जी, कैमरा 3 ना भी कहो जी, तो टैली लाइटां जल पईयां ने ते हुण असीं आ गए हैं कैमरा 3 ते हुण तुहानूं दस्सांगे कि हमारे साथ आ रही हैं सीमाब क्यानी। ये कौन है भाई? ये सीमाब क्यानी कौन है? नाम जरा सुना सुना सा लगता है। ये है जनाब मेरी नई क्लास फेलो, जो हमारी क्लास में आई हैं, हमारे स्कूल में आई हैं। और आपको पता है कि जब मैं स्कूल जाता हूं तो मैं क्लास में सिर्फ ये देखता रहता हूं कि कौन है कि जिसको मैं अपने शो में लेके जाऊं कि जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले। सीमाब क्यानी का खासा ये है कि ये बहुत अच्छी तकरीर करती हैं। इनका अंदाज़ बयां बहुत अच्छा है। इनको पब्लिक स्पीकिंग के अंदाज आते भी हैं, और आज ये राइजिंग पाकिस्तान में हमें वो बतलाने भी जा रही हैं। यानी लेवल चेक करें आप सीमाब का कि सदर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी ऐसे तकरीर करती हैं कि भाई मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है। तो आज हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में हम सीमाब से कहें कि आप हमें थोड़े से ज़रा डूज एंड डोंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग तो बताएं कि एक अच्छा मुकर्रर बनने के लिए वो क्या चीज़ें आप में होनी चाहिए जिनको आप ज़्यादा पॉलिश करें, और क्या चीज़ें आपकी शख्सियत में ऐसी हैं जिनको आप ज़रा छुपा दें, उनको ज़रा सामने ना आने दें, और आप एक अच्छे मुकर्रर बन जाएं। तो सीमाब आज पहली बार राइजिंग पाकिस्तान में आ रही हैं। मैं PTV की जानिब से और राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से सीमाब को वेलकम भी कहूँगा, और कुछ ही देर में इनसे आपको मिलवाऊँगा भी। इनका बड़ा जनाब ऐसे और अंदाज़े सदर गरामी कदर मुझे कह लेने दीजिए कि हमारे असलाफ ने जो हमारे लिए दुनिया छोड़ी, हम अपने आने वाले बच्चों के लिए, वो इस तरह वाली जो तकरीरें नहीं होती स्कूल में, उसकी माहिर हैं ये। तो लेट्स सी कि सीमाब हमारे लिए क्या लेकर आ रही हैं। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में आज आ रहे हैं आपके और हमारे फेवरेट। वो जब आते हैं तो हमारी रेटिंग यहाँ से यहाँ चली जाती है, और मतलब पहले भी यहाँ ही है लेकिन यहाँ से यहाँ चली जाती है। और ये हैं आपके प्यारे, हमारे प्यारे दोस्त फ़हद मलिक, सितारा इम्तियाज़। और फ़हद भाई जो हैं वो आपको पता है कि सोशल मीडिया के गुरु हैं।
कभी इनका एक कदम एक पाँव नस्ट यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर दे रहे होते हैं, कभी किसी प्राइवेट चैनल पे बैठे आपको सोशल मीडिया की ट्रिक्स बता रहे होते हैं। लेकिन इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पिछले 5 साल से इनका जो पीटीवी के साथ रिश्ता है, जो राइजिंग पाकिस्तान के साथ रिश्ता है, वो इन्होंने टूटने नहीं दिया। अभी भी रात 3 बजे, अभी सुबह 3 बजे ये लाहौर से आए हैं अपनी एक असाइनमेंट से, एक लेक्चर से, और हमारे लिए वो बिल्कुल अपने वक्त की पाबंदी के साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में ऑन एयर। लेकिन आमना और उनकी टीम ने कहा है क्या? उन्होंने कहा है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़ारो कतार फहद भाई के लिए अब मैसेजेस भेजना शुरू कर दीजिए 0308893649 और हमारा इंस्टाग्राम भी आपके लिए हाजिर है। और फहद मलिक से आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के कुछ गुर अगर सीखना चाहें, अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ फ़ौरन अपने सवालात भेजिए और मुझे पता है कि अभी से ही सवाल आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मनाहिल मेरी दोस्त, मेरी कॉलीग हमारे साथ होंगी। 3 ज़बरदस्त आपके लिए खबरें लेकर आई हैं, कुछ आपके बड़े मसालेदार चस्केदार मैसेजेस भी हैं जो आमना और उनकी टीम ने उनको दिए हैं। तो ये जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। चार साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी सीमाब क्यानी से सदर हाउस में एक फंक्शन के अंदर, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आके ज़बरदस्त किस्म की तकरीरें करते हैं। और मैंने कहा इस बच्ची में टैलेंट है। और अब 4 साल में ये बच्ची माशाल्लाह और ज़्यादा ग्रूम हो गई है, और ज़्यादा इसने किताबें पढ़ ली हैं। और अभी मेकअप रूम में मुझे बता रही थी जी तौसीक अंकल मैंने CSP ऑफिसर बनना है और उसके लिए कम से कम 100 से 200 किताबें आपको हर साल पढ़नी पड़ती हैं। तो मैंने कहा ये बच्चे कौन से हैं भाई जो साल में 100 किताबें पढ़ते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली को ज्वाइन कर रही हैं सीमाब क्यानी, और हम इनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 100 किताबें पढ़ लूंगी? इंशाल्लाह पढ़ लूंगी। अच्छा जी। अच्छा, CSP ऑफिसर बनके तुम्हारा ड्रीम क्या है? मतलब किस शोबे में, किस फील्ड में जाना चाहती हो? देखिए CSP ऑफिसर बन के मेरा तो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन ले सकूं, बिकॉज CSP ऑफिसर में ये नहीं है कि 1 to 10 पोजीशंस होगी, 80th पोजीशन पे भी 80th पोजीशन हासिल करना भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ये है कि मैं 80th तो कम से कम ना लूँ, मैं बड़े लेवल पे ही जाऊँ। अच्छा, ऊपर से ऊपर है ना? ऊपर से ऊपर। माशाल्लाह आप टैलेंटेड भी बहुत हैं और अंदाज़े बयां भी बहुत अच्छा है। और मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा कि कुछ सीमाब की ऐसी यादगार तस्वीर, मसलन सदर हाउस में वो किस तरह से तकरीर कर रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए। छोटी सी सीमाब इस वक्त आपको नज़र आ रही है। सीमाब, आप इस बच्ची को पहचानती हैं? कौन खड़ी हुई है सामने? ये मैं ही खड़ी हुई हूँ। तो ये वो मोमेंट्स हैं जिसके अंदर आपकी टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है कि वो किस तरह से आपको ग्रूम करते हैं और एनकरेज करते हैं कि आप आगे जाएं और अपनी ज़िंदगी को में वो ड्रीम्स अचीव करें जो आप चाहती हैं। अच्छा जी, अब ज़रा ये बताइए कि आज का आपका टॉपिक क्या है? ओके, आज का टॉपिक बेसिकली मेरा ये है कि सिंपल स्टेप्स टू कॉन्क्वर द स्पीच कंपटीशन विक्ट्री। अच्छा, अब आप कहेंगे कि स्पीच कंपटीशन विक्ट्री ये क्या है? मतलब स्पीच कंपटीशन में आप कैसे विक्ट्री हासिल कर सकते हैं? ठीक है। आप एक अच्छे डिबेटर, आप एक अच्छे स्पीकर कैसे बन सकते हैं? बेसिकली प्रोफेशनल डिबेटर कैसे बन सकते हैं? प्रोफेशनल डिबेटर आप कैसे बन सकते हैं? जी, अगली स्लाइड पे जाइएगा सैफी अंकल। तो हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? प्रिपरेशन। सबसे पहले तो प्रिपरेशन, आपने अपना मटेरियल प्रिपेयर कैसे करना है, मवाद मटेरियल स्पीच का आपने प्रिपेयर कैसे करना है। पहला तो ये आपका स्टेप है कि आप स्पीच खुद लिखें। ठीक है, खुद लिखें। अगर आपको स्पीच लिखना आती है कि स्पीच कैसे लिखी जाती है, तो पहला तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप स्पीच खुद लिखें। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप स्पीच नहीं लिख सकते तो आप किसी से लिखवा लें। आप अपनी अम्मी अबू से हेल्प ले सकते हैं, या फिर कोई भी आपके ख़ानदान में कोई हो सकता है स्पीच लिखने की, या कोई राइटर भी हो सकता है जिससे आप स्पीच लिखवा सकते हैं। टीचर्स भी हो सकते हैं। टीचर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप किसी से स्पीच लिखवा लें। ठीक है। और आप स्पीच को ऐसे याद करें, ऐसे प्रिपेयर करें कि किसी को ना लगे कि आपने स्पीच लिखवाई है या किसी से या याद किया या इस तरह रट्टा लगाया है। यस।
अच्छे तरीके से स्पीच याद कर लें और ऐसे प्रेजेंट करें जैसे आप अभी अभी बोल रहे हैं, अपने दिल से बोल रहे हैं। तो सीमा, मुझे ये बताइए कि इसका मतलब इसमें थोड़ी सी अदाकारी भी चाहिए, जी। एक्टिंग भी होती है? एक्टिंग होती है, ज़रूर होती है। देखिए, स्पीच कभी भी एक फ्लो से नहीं की जाती, स्पीच में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। क्योंकि उतार चढ़ाव के भी मार्क्स होते हैं जजेस के पास, ठीक है, उनकी जो शीट होती है उस पे उतार चढ़ाव के भी मार्क्स होते ठीक है। हैं। अगर आप स्पीच एक ही फ्लो से करते जाएंगे, ठीक है, तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा आपकी स्पीच सुनते हुए, उनका दिल नहीं करेगा आपकी स्पीच सुनने अच्छा का। सीमा, अगर आप इजाज़त दें तो आपकी इतनी ज़बरदस्त पॉइंट है और इतनी ज़बरदस्त बात है, इसमें मैं अपने छोटे से 2 सेंस ऐड करना चाहूँगा कि आम जिंदगी में भी वो लोग जो उतार चढ़ाव के बगैर बात करते हैं, बंदा बोर हो जाता मोनोटोन में, उनकी बात में वो इफेक्टिवनेस नहीं होती। आम लाइफ में भी उतार चढ़ाव होना चाहिए, सिर्फ तकरीर में नहीं। आम जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी फुफ्फो के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने दोस्त के साथ, तो अगर आप उतार चढ़ाव से बात करेंगे तो लोग ज़्यादा आपकी बात सुनेंगे नहीं। ऐसा है, बिकॉज कभी कभी मैं भी घर पे ऐसे ही करती हूँ, मम्मा के साथ एक ही फ्लो में बोली जाती हूँ ना, तो मम्मा भी बोर हो जाती हैं फिर सुनते सुनते। फिर मैं कहती हूँ मम्मा को कैसे मैं अट्रैक्ट करूँ कि मम्मा मेरी बात सुने ना। फिर ज़ाहिर है उतार चढ़ाव लाना पड़ता है अपने वे ऑफ टॉकिंग में, इस तरह। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए ना, हमने पकड़ लिया सीमाब कियानी का वो गुर, यानी कि एक अच्छा अदाकार भी होना चाहिए एक अच्छे मुकर्रिर को। ठीक है जी, आगे चलें। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, बताइए। स्पीच में ना शेर होने चाहिए। अच्छा, रियली? जी, पोइट्री बहुत ज़रूरी है स्पीच में, क्योंकि आप खुद देखें, फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल के शेर कितने अट्रैक्टिव होते हैं, कितना हमें जोश और जज्बा आता है जब हम अल्लामा इकबाल के शेर सुनते हैं। तो पोइट्री शामिल करें अपनी स्पीच में, क्योंकि जो लोग हैं वो पोइट्री को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसमें तालियां बड़ी आती हैं ना? बहुत वाह बड़ी होती है, वाह बड़ी होती है शेर पे ये होता है। अगर आप शेर पढ़े तो वाह बड़ी होती है, बिल्कुल ठीक। जी, अगर आपके शेर पे वाह होगी ना, तो समझे आपकी स्पीच पे वाह हो गई। ये होता है। अच्छा, तो आप ना याद, कभी ऐसा हुआ कि सीमा तकरीर कर रही हो और भूल जाए कि अगला पॉइंट क्या है? जब मैं सेकेंड टाइम स्पीच कर रही थी असेंबली में, तो मुझे एक दिन पहले मटेरियल प्रोवाइड किया गया था, तो वो अब स्कूल का भी काम था, तो रात को फिर बैठ के प्रिपरेशन कर रही तो मैं असेंबली में स्पीच भूल गई। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मम्मा ने मुझे हौसला अफजाई दी। अगर मैं उस वक्त हिम्मत हार जाती ना, तो आज मैं यहाँ ना बैठी होती और ना प्रेसिडेंट हाउस में जाती, और बड़े लेवल्स पे शायद मैं स्पीच ना कर पाती अगर उस वक्त मैं तो आप जो कह रही हैं कि हिम्मत नहीं हारी, इसका मतलब क्या है? क्या किया फिर? आप खड़ी नहीं है, सामने 200-300 बल्कि शायद ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, सुबह 7:30-8 बजे आप असेंबली में तकरीर कर रही हैं और अचानक एक ब्लैंक मोमेंट आ गई, आप भूल गई। तो हिम्मत नहीं हारी, इससे मतलब क्या है? फिर किया क्या? थोड़ी सी ऐसी भी टिप दो ना कि जब आप गिरते हैं ज़िंदगी में तो उठना कैसे होता है दोबारा, उस वक्त उस मोमेंट में फिर उस मसले का हल कैसे ढूंढा? देखिए, मेरी टीचर्स ने मुझे, अब उस वक्त मैं छोटी थी तो इतना मुझे आइडिया नहीं था, तो मेरी टीचर्स ने कहा कि सिमाब, अगर आपको एक लाइन भूल गई है छोड़ दें, आप नेक्स्ट शुरू कर दें। ठीक है, वो लाइन छोड़ दें, अगर भूल गए तो छोड़ दें, आप नेक्स्ट लाइन शुरू कर दें। यानी एक पॉइंट भूल गया तो अगले पॉइंट पे चले जाएं। जी, ठीक है। और यही आपने पेपर्स में भी हम करते हैं, अगर पॉइंट भूल गए तो हम दूसरा शुरू कर देते हैं पेपर्स में। एग्जैक्टली। अच्छा जी, सैफी अंकल बताइए, अगली स्लाइड क्या है? सीमाब का अगला पॉइंट है जी, इफेक्टिव पर्पसफुल कंटेंट। ओके, आपका जो कंटेंट है, आपका जो मटेरियल है, वो इफेक्टिव होना चाहिए और पर्पसफुल होना चाहिए। पर्पसफुल मीन्स कि जो आपको टॉपिक प्रोवाइड किया गया है उस टॉपिक से रेलिवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है, बट आपका जो मटेरियल है वो तो टॉपिक से रेलिवेंट ही नहीं है, वो तो इररेलेवेंट टॉपिक है। तो यकीन करें, आप समझें आप हार गए हैं बस, क्योंकि अगर आपने ना जो टॉपिक, जो मटेरियल है आपका, जो शेर हो गए, जो मटेरियल होगा, वो सब कुछ आपका टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। इररेलेवेंट हुआ तो आप हार गए हैं स्पीच कॉम्पिटिशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या कहती है जी? कॉन्फिडेंस। ओके, आप देखें, आप में कॉन्फिडेंस है, आप यहाँ बैठी हैं, मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं यहाँ बैठी हूँ। अब जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, देखिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करना बच्चे के अंदर उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स दोनों की जिम्मेदारी होती है। ठीक है जी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो स्पीच कंपटीशन के लिए आते हैं बट उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब मैं आपको एक अपनी ज़िंदगी का एक पर्सनल एक्सपीरियंस दिखाती हूँ। ज़ाहिर आपका ज़िंदगी का इतना तजर्बा है। जी बिल्कुल। कह रही, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे, ज़ाहिर साल हर साल
का तजुर्बा है लाइफ का, सीमाप का, तो आपके पास तो बहुत से वाकयात होंगे हमारे साथ शेयर करने के लिए मैडम। जी, जब रीजनल लेवल पे स्मार्ट स्कूल की तरफ से मैं रीजनल लेवल पे भी गई थी स्पीच के लिए, तो वहाँ मैंने एक बच्ची देखी थी, मेरी हम उम्र थी, मेरी कॉम्पिटिटर थी वो। तो कॉन्फिडेंस चेक करने के ना कि बंदा कंफ्यूज होता है, उसकी में ना जजेस की आंख से बंदा देख सकते हैं आप, ऐसे कि वो बच्ची थी ना, कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी साइड से कमीज़ पकड़ लेते हैं, अब उस बच्ची ने क्या किया, उसने अपने आस्तीन पकड़ लिए, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया ये बच्ची कन्फ्यूज्ड है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये जजेस इस चीज़ को पकड़ लेते हैं और कॉन्फिडेंस के भी अलग मार्क्स तो जजेस पकड़ते हैं ऐसी चीजें? अगर देखिए, अगर मैंने उसको पकड़ लिया है तो जजेस तो फिर ज़ाहिर एक्सपीरियंस्ड है, तो जजेस क्या नहीं पकड़ेंगे उससे। अच्छा, आप कह रही हैं कि मतलब बात करते करते ऐसे ऐसे अपनी आस्तीन को पकड़ लेना है ना, या मुट्ठियां ऐसे भींच लेना, या अपनी शर्ट को ऐसे पकड़ लेना, वो बज़ाहिर तो आप बड़ा ऊंचा ऊंचा और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अयां कर रही होती और ये समझ आ जाता है जजेस को कि फिर वो कॉन्फिडेंस के मार्क्स कट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉइंट्स पीछे पीछे जाते जाते आपकी पोजीशन नहीं बन सकती। भाई वाह सीमाप, क्या नहीं, तो बड़ी अंदर की बातें आज हमें बताई है ना। हमारे वो सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त सीमाप की उम्र के हैं या इनसे छोटे भी हैं और स्कूलों में, कॉलेजेस में तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, आपके लिए ज़बरदस्त टिप्स हैं जो सीमाप आज हमें दे रही हैं। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या कहती है? कॉन्फिडेंस के बाद क्या है जी? ऑडियंस एंगेजमेंट। इसका क्या मतलब? ओके, आपने ऑडियंस को इंगेज कैसे करना है, आपने ऑडियंस आपकी स्पीच में मतलब इंटरेस्ट लें, आपकी स्पीच को गौर से सुने और आपकी स्पीच का मतलब समझें। अब जिस तरह उर्दू स्पीचेस है, उर्दू तो हमारी नेशनल ज़ुबान है, तो उर्दू में ज़रा वो ज़्यादा, अंग्रेज़ी तो खैर कुछ लोगों को समझ नहीं आती है, बट उर्दू है कि मतलब लोग सुनने की कोशिश करते हैं। अब उर्दू को भी आप ना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो लोग सुनने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरा बड़ा दिल होता है कि जो अच्छी स्पीच कर रहा होता है ना, मैं बड़ा गौर से उसकी सुनती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर जो नहीं कर रहा होता ना, तो मैं हॉल से उठ के बाहर चली जाती हूँ, भाई ये स्पीच अच्छी नहीं कर रहा, इसका कोई वो अंदाज़े बयां अच्छा नहीं है। अच्छा, ऑडियंस को इंगेज कैसे करना है? सबसे पहले तो स्पीच करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सामीन कौन है और मुसन्निफीन कौन है। ओके, अच्छा, ओके। अब जो सामीन है वो सामीन कराम, आपने सामीन आपके जो सामने बैठे हैं वो सामीन कोई भी हो सकते हैं, वो दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्हाटएवर, टीचर्स, जो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है जी। सामे से मुराद जो सुन रहे हैं, समात से निकला है सामे। और नाजरीन कौन होते हैं? मुसन्निफीन। नहीं, नाजरीन पहले जरा क्लियर करें ना कि नाजरीन वो होते हैं जो देख रहे होते हैं, यानी लिसनर्स होते हैं सामीन और व्यूअर्स होते हैं नाजरीन जो आपको देख रहे हैं। अच्छा, तो आप तकरीर कर रहे हैं और लोगों की समातों को टच कर रहे हैं, उनकी वो आपके सामीन है, ठीक है जी। और मुसन्निफीन वो है जो जजेस होते हैं। अब आपको मैं एक मेन पॉइंट देना चाहती हूँ कि जब भी आप स्पीच करें ना, तो हमेशा अपना आई कांटेक्ट आप अपने जजेस से रखें। आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप देखें, आपका मटेरियल बहुत मज़े का है, ठीक है, और आपके शेर बहुत मज़े के हैं, पढ़ने का अंदाज़ अच्छा नहीं है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है और ऑडियंस को इंगेज नहीं कर पा रहे, तो उस मटेरियल का कोई फ़ायदा नहीं है फिर। अच्छा, लेकिन आपने ये जो बात की है कि जजेस की आंखों में आंखें डालकर तकरीर करनी है, तो इसमें थोड़ा सा डर वर लगता है कि ये तो जजेस हैं, सामने फलाने प्रोफेसर साहब, फलाने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहिबा या साहब बैठे हैं, वो मीडिया की कोई पर्सनैलिटी बैठी है, तो एक ज़रा ऐसे दिल की धड़कन थोड़ी सी आगे पीछे होती है कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ सामने तकरीर कैसे अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी मैं जजेस की तरफ देखती हूँ ना, तो यकीन करें इतने मज़े का ये ना कि जब भी मैं जजेस की तरफ देखती हूँ, हमेशा उनके स्माइली फेसेस मुझे रिसीव हुए हैं। आप ऐसे स्पीच करें, ऐसा आप में कॉन्फिडेंस हो कि जजेस आपको मुस्कुरा के देख रहे हो और वो आपकी स्पीच से खुश हो रहे हो, और जब मैंने उनको हमेशा देखा तो वो हमेशा स्माइल कर रहे होते हैं देख के मुझे। करें ज़रा, मतलब सीमाप कियानी ने आज हमें अंदर की सारी बातें और अंदर के सारे गुर और ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हमें बताई हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या कहती है? अगली स्लाइड कहती है जी क्लियर स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है भाई? अब वही बात है, आपका मटेरियल बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बट आपका क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, आपका बोलने का अंदाज अच्छा नहीं है, आपके वर्ड समझ ही नहीं आ रहे अगले बंदे को, तो क्या फ़ायदा उस मटेरियल का? एक पॉइंट उधर जा रहा है, एक पॉइंट इधर आ रहा है, कोई मतलब कोई रब्त नहीं है आपकी लॉजिक में, आपके पॉइंट्स में। बिल्कुल। अब जिस तरह मैं जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दूं, ठीक है, आपको क्या समझ आएगा? आप उस तरह से मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। तो स्पीच करने के भी तरीके होते हैं, स्पीच में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तलफ़ुज़ की अदायगी में कोताही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अपने नाम का, ठीक है। तो इसी तरह जो वर्ड्स हैं आपने क्लियर बोलने हैं ताकि सुनने वाले को समझ आ जाए और उस लिहाज से फिर वो मार्किंग करें जजेस आप। बिल्कुल ठीक। अगला पॉइंट क्या है जी? मेरा ख्याल है एक स्लाइड रह गई है या रिहर्सल। रिहर्सल। ओके, रिहर्सल, आई लव दिस पॉइंट। अच्छा, अब मैं आपको ना अपना सीक्रेट बताती हूँ। बताओ। जब भी आपके पास स्पीच आए ना, ठीक है, सबसे पहले आप उसको रिमेमोराइज करें, ठीक है। स्पीच आपके सामने आती है, फ़ौरन आप इशारे शुरू कर दें, तो दैट्स नॉट गुड द वे, ओके। आप क्या करें, आप सबसे पहले मटेरियल याद करें। अब मटेरियल याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप वॉइस रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, और उसको सुनते रहे। अब मैंने स्पीच बचपन में ऐसे याद किया, बिकॉज मैं 1 क्लास में थी, तो मैं 4 मिनट की स्पीच कैसे याद करती बगैर किसी गलती के। तो मेरी मम्मा क्या करती थी, थैंक्स टू माई मदर, कि वो मुझे रिकॉर्ड करके दे देती थी और मैं वो सुनती रहती थी। और मेरा भाई भी ऐसे ही स्पीचेस याद करता है कि वो सुनते सुनते सो जाता है और रात को उसके दिमाग में घूमती रहती। सो इस तरह हम दोनों को स्पीचेस याद होती थी। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है। भाई भी माशाल्लाह उसने 2 दफ़ा नेशनल लेवल विन किया है। और उसकी क्या एज है? उसकी वो 9 इयर्स का है। और आप 11 की हैं? 12 की जी। और वो 9 साल का है जी। और उनका नाम क्या आपके भाई? सुफियान कियानी। अच्छा, सुफियान को भी फिर किसी दिन हमारे शो में आना चाहिए और उससे भी हम कुछ ट्रिक्स जाने अच्छा मुकर्रर बनने की, और देखें कि सीमाब और सुफियान की ट्रिक्स में क्या फ़र्क है ना? वो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर बता देगा, क्योंकि वो मुझसे सीखते सीखते ना मुझसे ऊपर वाला बन गया है। अब सब मेरे अम्मी अब्बू भी यही कहते हैं कि सुफियान की जो मतलब वो जो स्पीच करता है ना, तो वो उसकी आइज़ का यूं करना वो मैं नहीं कर सकती, वो उसके अंदर नेचुरल है, वो बहुत मज़े की स्पीच करते हैं। ड्रामा ज़्यादा है उसमें। अब वो आपके सामने बैठेगा ना, वो आपको बातों में ऐसे इंगेज कर देगा ना कि आपका दिल करेगा बस मैं इससे बातें ही करते रहूं। बस वो ऐसा, वो एक जगह टिक के बैठने वाला नहीं है, वो सबको इंगेज लो कर भाई, देते। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें बताएं कि क्या आप सुफियान कियानी से मिलना चाहते हैं या नहीं। एक ऐसी शख्सियत जिनकी उम्र है 9 साल और वो पाकिस्तान का नेशनल स्पीच कॉन्टेस्ट नेशनल लेवल का 2 बार जीत चुके हैं। 030889369949 पे हमें बताइए कि सुफियान से कौन कौन मिलना चाहता है। और उसकी बहन सीमाब जो हमें बता रही है कि वो आंखें मटका के आपको बातों, लच्छेदार बातों में, है ना? बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है बात करके। भाई आपने हमें प्लीज उनसे अपॉइंटमेंट लेके देनी। ओके ठीक है ना, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करें हमारे शो में आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक और पॉइंट रहता है भाई सीमाब का, और कंट्रोल रूम कह रहा है कि और भी सेगमेंट्स हैं आज, आप तो सीमाब के साथ ही तौसीक अंकल। टाइम मैनेजमेंट, ओके, ये क्या है जी? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट देखें आपका। अब मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, अब वो टाइम के अंदर ना वो जल्दी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं डिफरेंट लेवल्स पे मैंने स्पीच की है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने एक दफ़ा क्लस्टर पे की तो मुझे 2 मिनट 30 सेकेंड टाइम था, रीजनल में की तो 3 मिनट समथिंग था, और नेशनल में 5 मिनट स्पीच का ड्यूरेशन था। तो आप टाइम मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखें। जब मेरी मम्मा मुझे रिकॉर्डिंग करके देती थी तो वो साथ साथ मोबाइल पर टाइम देखती रहती थी, फिर वो उस लिहाज से कटिंग और एडिशन करती थी। तो टाइम मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखें, बिकॉज देखिए हमें ये बताया गया था कि टाइम ऊपर हो जाए ना या बहुत नीचे हो जाए, ठीक है, तो आपके 2 मिनट्स तो 2 मार्क्स तो वैसे ही डिडक्ट हो जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल आपको रखना और मेरा ख्याल अपनी ज़िंदगी में भी सीमाब हमें वक्त की पाबंदी, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप किसी जगह पे वक्त पे पहुँचें या किसी काम को वक्त पे शुरू करें, उसको वक्त पे ख़त्म करना भी उतना ही अहम और इम्पोर्टेंट है ना जी? अब मेरा ये है कि अभी जाके मैंने मंथली टेस्ट भी देना है, तो वो गाड़ी में जाते जाते रिवाइज करोगी। चलो, थैंक यू सो मच सीमाब। और अच्छा, ये आखिरी पॉइंट जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि आपने बहुत जोर दिया तैयारी के ऊपर कि स्पीच की तैयारी कैसे करनी है, रिहर्सल कैसे करनी है। लेकिन अगर आपको ऐसा टॉपिक मिले जिसके लिए कोई तैयारी का वक्त ना हो, अचानक टॉपिक मिले और आपको कहा जाए कि 1 मिनट के बाद आपने इस मौजू पे तकरीर करनी है, तो आप कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, अगर आपके पास, ठीक है, आपको मैं अभी दे देती हूँ, एक टॉपिक दे देती हूँ, ठीक है, आप कैसे बोलेंगे। अब इसका ये भी तरीका है कि आपके जो प्रीवियस स्पीचेस होंगी ना, अब मैंने अपनी प्रीवियस सारी स्पीचेस संभाल के रखी हुई हैं, आप अपनी प्रीवियस स्पीचेस से भी हेल्प ले सकते हैं। आपको कोई अपने से भी मटेरियल आता है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपको बेस्ट आता है। एग्जैक्टली, जो आपके जहन के अंदर जो आपकी नॉलेज है। मिसाल के तौर पे आई डोंट नो, क्या टॉपिक बताएं जी सीमाब के लिए? अभी तो नहीं, लेकिन वैसे बंदर, ये पीछे तोता भी है, गिलहरी। सो गिलहरी के ऊपर आपको, या जानवरों के हकूक पे आपको कह दिया जाए कि जो जी कुछ आपको है ना, तो आप उसके अंदर भी आप
ज़रूरी नहीं कि आप जाके लिखें और तकरीर उसका याद करें और उसको रिहर्सल करें। स्पर ऑफ द मोमेंट उसी वक्त भी आप या आपको कहा जाए कि जी खलाई सफ़र या कोई भी दे सकते हैं। प्लास्टिक की सड़कें कितनी ज़रूरी हैं या क्लाइमेट चेंज, सो कोई भी टॉपिक दिया जाए उस पर भी मेरा ख्याल है आप तो बहुत आसानी से बोल सकते क्योंकि हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी यही होता है कि जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं वो आपके वो सामीन बनते हैं और आपको उनके सामने बोलना पड़ता है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपने बोलना होता है उनके सामने। तो ये सब कुछ वही कर सकते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस होता है और जो टाइम मैनेजमेंट कर सकता है और इन सब चीज़ों का जो ख्याल रख सकता है, जो बचपन से स्पीचेस करता आ रहा है, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, जो पता होता है जिसको कि मतलब जिसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो लोगों के सामने खड़े होकर कुछ बोल सकता है, कुछ चंद अल्फाज ही बोल सकता है, तो वो ये सब चीज़ें आराम से कर सकते हैं। सीमा, थैंक यू सो मच, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और इंशाल्लाह तुम CSS करो और उसमें बहुत ज़बरदस्त तुम्हारे नंबर आए और तुम अपना ड्रीम करियर ऑप्ट करो और उसको ज्वाइन करो। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सर। खुश रहो, जीती रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आज बहुत कुछ है। फहद भाई भी आ रहे हैं, मनाहिल भी हैं, इशरत फातिमा साहिबा भी आ रही हैं। सो ज़रा कंट्रोल रूम और बल्कि मास्टर कंट्रोल रूम से हम ये कहेंगे कि आज जो हमारे जो ब्रेक्स हैं ना उनको ज़रा थोड़ा सा छोटा छोटा रखें, जल्दी से जाएं और जल्दी से आएं।